हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना कल ही शेड्यूल क्या किया था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि मेरी क्लासेस कैसी आएंगे। सोमवार को क्या होगा, पॉलिटी की क्लास आएगी। हाँ, तो सर जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल, मैं अपना शेड्यूल देख लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टीटीएस है उसमें हमारी पॉलिटी घटना चक्र आएगी, और जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है उसमें क्या होगा, हिस्ट्री घटना चक्र आएगी, और संडे को पॉलिटी की मैराथन आएगी। ठीक है, तो जैसे हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं, जैसे कि डेली की तरह हम आज जो हमारी पहली क्लास होगी वो घटना चक्र के पूर्वावलोकन की होगी। किसकी होगी? घटना चक्र के पूर्वावलोकन की। ठीक है, ये हमारी घटना चक्र के पूर्वावलोकन की पहली क्लास है। ठीक है, इसके पहले आप लोग मेरे को क्या कर रहे थे, इतिहास की क्लासेस में देख रहे थे। ठीक है, आज जो हमारी क्लासेस होंगी वो घटना चक्र के पूर्वावलोकन की होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जो हमारा घटना चक्र पॉलिटी का पूर्वावलोकन शुरू होने वाला है वो मेनली क्या है कि जो पहला हमारा चैप्टर है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम था। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात कहता है, जो हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम क्या था, या किससे संबंधित था। ठीक है, ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि क्या है, हमारा क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का जो कटेगा आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या था, मेनली जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले हमारे भारत देश में व्यापार करने आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, फिर लास्ट में डेनिश आए, मतलब फ्रांसीसी आए। तो उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने पहले व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए, लेकिन धीरे धीरे जो उनका काम बन गया, जो उनका प्रोसेस बन गया, वो हमारे यहाँ राज करने वाला हो गया। क्या हो गया? हमारे यहाँ राज करने वाला हो गया। तो उसी कार्यों को मतलब नियमित करने के लिए, अपने कार्यों को विनियमित करने के लिए उन्होंने क्या किया, सोचे कि जो भी हमारे कंपनी के कर्मचारी हैं या हमारे कंपनी जो वहाँ वर्क कर रही है, उनके लिए किस प्रकार से कोई नियम कानून बनाया जाए, उसी को लेके सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम आया, जिसमें सबसे पहले कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, विनियमित किया गया। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला कदम था, जिसे ब्रिटेन की संसद को भारत का विधि बनाने का अधिकार पर बल मिला। दूसरा, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। तीसरा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। चौथा, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया गया। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है वो कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। किसकी बात करते हैं? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें जो मतलब पहले, इसके पहले क्या था, बंगाल, याद रखिएगा, बंगाल और
मुंबई लिखते जाइएगा और मद्रास। भारत में 3 पे गवर्नर थे, क्या था? बंगाल के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें तीनों के गवर्नर को क्या करके सम्मिलित करके एक नया बंगाल का गवर्नर जनरल लाया गया, और जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अच्छा, सबसे पहले जो क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल बने, वो कौन कौन थे? कमेंट में आप लोग नाम करिए, उनका नाम बताइए। जी जी, आवाज़ क्लियर है? आप बताइए थोड़ा सा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो जो हमारा क्या हुआ था कि जो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आए, फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या किया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ही 1774 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में, जिसमें से 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तीनों के अगर मैं नाम की बात करूं तो जो तीनों का नाम था चैम्बर्स, लिवेंडर और हाइड। चैम्बर्स, लिवेंडर और हाइड क्या थे? ये न्यायाधीश थे। और जो मतलब मुख्य न्यायाधीश थे वो एमपे जी थे। क्या थे? लिवेंडर और लिवेंडर के साथ क्या थे? हाइड थे और चैम्बर्स थे। जो इनके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एमपे जी थे। ठीक है, तो ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और अगर थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो इसमें क्या किया था इन्होंने? निजी व्यापार और उपहार, मतलब जो ब्रिटिश क्या थे, कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार और उपहार के लिए मना कर दिया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद और आगे हम क्वेश्चन के माध्यम में देखते हैं। और एक बात जो क्या थी, प्रीवी काउंसिल थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब ये था जो प्रीवी काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखा गया था। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो ये था, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो हमने पहले ही बात किया, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? जो इसका गुड इवनिंग, सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, मनीष पटेल जी आप जुड़ गए हैं, चलिए गुड इवनिंग आपको। और जल्दी से आंसर करिए, आप लोग आंसर करते रहिए। 2 क्वेश्चंस का आंसर कौन सा सही होगा? जैसे हमने आपको पहले ही कल बता दिया था कि आज की पॉलिटी की क्लास होगी मंडे, और इसके बाद क्या होगा, ट्यूसडे को आपकी हिस्ट्री की होगी, फिर वेडनेसडे को आपकी पॉलिटी होगी, फिर थर्सडे हिस्ट्री होगी, फिर फ्राइडे पॉलिटी होगी, फिर सैटरडे आपकी हिस्ट्री होगी, और संडे को मैराथन होगी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करते रहिए। ठीक है, सेकंड का ए होगा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि एकदम सही, सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपनी धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की कि इसमें ही 1774 में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज मतलब कलकत्ता में फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 3 न्यायाधीश थे और 1 क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम न्यायाधीश की बात करें तो तीनों का नाम क्या था? चैम्बर्स, लिवेंडर और हाइड। चैम्बर्स, लिवेंडर और हाइड उनके नाम थे 3 न्यायाधीश के, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? एमपे था। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत आया? बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट करिए, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत आया? हमने इसके पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आंसर करते रहिए। ठीक है, आप लोग लगभग जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, आपको मेरी क्लास का शेड्यूल वहाँ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर करते रहिए, जल्दी से आप तुरंत आंसर करिए, और तुरंत आपको क्या होगा? नया क्वेश्चन, क्योंकि अब हमको अपनी स्पीड को खींचना है। क्योंकि क्या हो रहा है, न्यूज़ आ रहा है कि पीसीएस को जो पेपर है वो बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है, लगभग सेंटर मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, पूरे घटना चक्र की सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे चैनल में जो हमारे
डिसीजंस हुए हैं वो ये हुए हैं कि सर आप ही क्या करिए, बच्चों को पूरे घटना चक्र की सीरीज पढ़ाइए। तो मेरा काम है एग्जाम से पहले आपको पूरी घटना चक्र की सीरीज को क्या करना, पूरी करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जी, किसी ने इसका आंसर दिया है, 4 का ए होगा और यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिनियम, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर, कोई दिक्कत वगैरह वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत तो किसी को तो नहीं आ रही है। और थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि अब क्लासेस क्या करना है, हमको पूरी घटना चक्र पढ़ाना है, तो हमको थोड़ा क्लासेस जल्दी खत्म करना पड़ेगी और दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, बताइए। ठीक है, चलिए आंसर करिए। निम्न में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों की पूरी तरह नियंत्रण रख सके। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। बताइए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी क्लियर है, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए आप लोग। 1784 आंसर दे रहे हैं, क्या इसका सही आंसर होगा। तो अगर हम 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें तो लॉर्ड नाथ क्रुक ने क्या किया था, ब्रिटिश संसद में लाया था इसको। ठीक है, इसमें दोहरा प्रशासन की बात किया गया। क्या प्रशासन की बात किया गया था, दोहरा प्रशासन की बात किया गया था। इसमें दोहरा प्रशासन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक मामले, जो व्यापारिक मामले थे इसको क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक व्यापारिक मामले, एक कौन सा मामले में, एक राजनीतिक मामले। तो जो व्यापारिक मामले थे उसके लिए निदेशक मंडल की स्थापना, मतलब वो तो था ही, और जो नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड की क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड से, मैंने बताया कि अब क्लासेस को, अब हमारे पास समय का भी अभाव है क्योंकि लगभग शायद अक्टूबर में पेपर करा ले, तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बस आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी। देखिए इस बार जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, क्योंकि कल किसी ने मैसेज किया था कि सर मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, मुझको क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए हमारी टीम द्वारा प्रयास किया गया कि जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाला आप लोग पढ़ते रहिए, मैं हिंदी वाला पढ़ के क्या करूँगा, बताता रहूँगा। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने पहले ही पढ़ा कि जो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के द्वारा क्या हुआ है, कंपनी और राजनीतिक कार्य, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, बताइए ये किसकी बात कर रहा है, ये 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा है, या 1793 के चार्टर एक्ट की बात कर रहा है, या 1873 के चार्टर एक्ट की बात कर रहा है। जल्दी से आप बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप आंसर करिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सर्वोच्च सेनापति था उसको किसको कहा गया, गवर्नर जनरल को कहा गया कि गवर्नर जनरल ही क्या होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा। ये हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में, अब देखिए हर एक ऑप्शन का जितना मैं ज़रूरत समझूंगा उसका आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, वेतन जो था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, जो सर्वोच्च सेनापति गवर्नर जनरल था उसको अपनी परिषद में निर्णय को रद्द करने का पूरा अधिकार दे दिया गया था। पहले क्या था, जैसे मान लो 5 सदस्य होते थे तो बहुमत के साथ होता था। पहले जैसे मान लो 5 सदस्य हैं तो क्या हुआ, बहुमत के साथ हुआ, क्या हुआ,
बहुमत के साथ हुआ कि जिधर 3 सदस्य हो गए उन्हीं को क्या है, अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता था कि अब इसमें कह दिया गया कि गवर्नर जनरल परिषद की कोई भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो जो आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर कौन दे रहे हैं, 1784 दे रहे हैं, ठीक है। 1813 दे। देखिए क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखते जाइए। अगर आप लोग क्वेश्चंस नंबर नहीं लिखेंगे तो सर को बिल्कुल भी जानकारी, सर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लेंगे तो सर को आइडिया कैसे लगेगा कि सर किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिए। बताइए सातवां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, सातवां जो सवाल है उसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। जब हम बात करेंगे आप कोई भी क्या कर रहा है, वो लिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए हम इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा आंसर नंबर 1813 के चार्टर एक्ट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसको क्या किया, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसमें क्या किया गया, लिखते जाइए आप लोग अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे। हाँ मनीष जी ने कहा कि 7 का डी होगा, जी ऐसे ही मैसेज करिए तो मुझको भी नॉलेज मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो क्या हो गया, व्यापार का अधिकार था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी चीन और अफीम, चीन के साथ चाय और अफीम की व्यापार का एकाधिकार बना रहा, ठीक है। चीन के साथ हम क्या कर सकते थे, चाय और अफीम का व्यापार कर सकते हैं, अदरवाइज जो व्यापार का अधिकार था वो क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आमंत्रित किया गया। और शिक्षा के लिए याद रखिएगा, शिक्षा के लिए ये भी सवाल पूछता है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का सरकार द्वारा किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, खर्चा करने के लिए दिया गया। तो किसके द्वारा, 1813 के अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया था, चार्टर एक्ट के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल जो आपका है, जो आपका अगला सवाल है उसके हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा चलिए ठीक है। ये आपका जो अगला सवाल है वो कह रहा है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के, देखिए यही अभी के सवाल की हम बात कर रहे थे और यही सवाल क्या हुआ, आ गया, ठीक है। जय जय सिया राम। चलिए जल्दी जल्दी आप क्या करिए, आंसर करते रहिए आप लोग, जल्दी जल्दी। देखिए मैं बता रहा हूँ जल्दी से क्लास खत्म करनी है क्योंकि शायद पेपर 22 अक्टूबर को ही हो। तो हमको क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन देखना है और कमेंट में आंसर करना है। और जैसे ही आंसर मिलेगा इसका मैं क्लास खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होगी, मुझको लगेगा कि आपको बताना ये क्या है, ज़रूरी है, मैं उसको आपको ज़रूर उसका आंसर क्या करूँगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। जैसे मनीष जी कह रहे हैं 8 का बी होगा सर, क्या 8 का बी होगा, हाँ क्योंकि अभी हमने पहले ही क्या किया है, इसके बारे में बात किया। दीपांशु जी आप आंसर करिए जल्दी से, आप आंसर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 8 का बी होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल 9वां कह रहा है, 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी है। बताइए 9वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारतीयों में प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश के लिए अनुमति दी गई थी, किसमें उच्चतर पदों के प्रवेश के लिए क्या किया गया था, अनुमति दी गई थी। जल्दी से आप आंसर करिए 9वें का आंसर क्या होगा। देखिए इसीलिए आज मैं क्या किया हूँ, आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में है। आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में है, पर आप आंसर करते रहिए। क्या कह रहे हैं, जो आंसर होगा इसका बी होगा 9 का, हाँ। चलिए 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा सा अगर 1833 का चार्टर एक्ट आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसमें व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतया क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया है। इसमें व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। और जो अब क्या था इसमें जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको अब हटा के क्या कर दिया गया है, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया है। और जो दो प्रेसिडेंसी थी जिसकी हम बात कर रहे थे, मद्रास और बम्बई, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे मद्रास और बम्बई, हम बात कर रहे हैं 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है, चार्टर एक्ट की। देखिए याद रखिएगा, मैं कोई भी क्या करूंगा, जहां जरूरत होगी मैं आपको वहां डिटेल बताऊंगा, बस आप लोग नोट करते जाइए पेन लेके, ठीक है, छूटने ना पाए। वही छपने वाले आपके सवाल हैं, जो आपके सवाल पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं की हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं 1833 के, तो इसमें व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, पूर्णतया खत्म कर दिया गया है, पूर्णतया कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात की गई थी वो ये कि इसमें अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर हो गया। क्या हो गया, भारत का। बताइए ऐसे कौन व्यक्ति थे भारत के पहले गवर्नर के रूप में, कौन थे, कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। इसमें भारत का गवर्नर हो गया, ठीक है। और जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। और जो इसमें क्या किया गया था, इसमें जो अच्छा मतलब और एक जो चीज़ है, अब देखिएगा 1833 का अधिनियम एक काम के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस काम के लिए, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एकदम। एक्ट और इसके पहले क्या होते थे, अधिनियम और नियामक कानून। कानून आप लोग सुने होंगे, नियामक कानून, नियामक कानून और अधिनियम, ये दो शब्द हैं, ठीक है। अधिनियम और नियामक कानून, इसका मतलब ये है कि 1833 में पहली बार ब्रिटिश भारत का क्षेत्र क्या किया गया, डिनोट किया गया था। इसका मतलब ये है कि अब जो भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में जो भी कानून बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अधिनियम या एक्ट कहेंगे। ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है एक बार सवाल में कि किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, डिसाइड किया गया है कि अधिनियम के रूप में कहा जाएगा। तो किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग। नहीं, भारत का पहला गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, वो विलियम बेंटिंग जी थे। कौन थे, विलियम बेंटिंग जी। दीपांशु जी आप नोट कर लीजिएगा इसका, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग जी थे, ठीक है। तो याद रखिए, मैंने क्या किया, बताया ना आपको कि क्या हुआ था। इसमें ही सबसे पहले हमारा अधिनियम, इसके द्वारा जो भी कानून बनेंगे उनको हम किसके नाम से जानेंगे, अधिनियम के द्वारा जानेंगे। तो क्या था, निम्न में से किसने एक भारतीयों को पहली बार सैद्धांतिक रूप से प्रशासन में उच्चतर पदों में प्रवेश के लिए क्या किया था, तो किसमें कहा गया था, ऑप्शन नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, ठीक है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, किस अधिनियम में पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ, तो इसका भी आंसर क्या होगा, जल्दी देखिए। पीसीएस प्री 2012 में छपने वाला सवाल था ये, पीसीएस प्री 2012 में छपने वाला था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लेकिन आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। टेलीग्राम लिंक जल्दी से इन लोगों को शेयर कर दीजिए सर, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 10 नंबर का, 10 नंबर का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है। अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन सा एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया है, बताइए। निम्न में से किसने जी मनीष जी आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आंसर करते रहिए आप लोग। निम्न में से कौन से एक अधिनियम में भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया गया है, बताइए। 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, जल्दी से आंसर करिए, आंसर जरूर करते रहिए। देखिए
आंसर जरूर करते रहिए। जो 11 का होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने पूरी तरह से इसके बारे में बता दिया, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। 1800 ये क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नहीं, 12th क्वेश्चन आ गया। चलिए 11 क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा 11 नहीं है, 12th क्वेश्चन है। चलिए 12th का क्या आंसर होगा? जल्दी से इसको कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा 12th का? जल्दी से आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। जी जी, नमस्ते संजू जी, जल्दी से आंसर करिए। 1861 होगा 12th का। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए। अगर आप आंसर नहीं करेंगे, जो क्या होगा इसका आंसर, वो हमने ध्यान नहीं दिया, 1833 होगा। उसमें हम कंफ्यूजन हो गए कि 1833 क्या है, डी होगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी हमने इसके पहले ही बात किया कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? बताइए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। जल्दी जल्दी 12 का डी होगा सर, 12 का डी नहीं, 12 का बी होगा, 12 का डी नहीं होगा, 1861 नहीं होगा। 1861 में सबसे पहले क्या हुआ था? अध्यादेश लाया गया था, ठीक है। उसमें कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो क्या था, जल्दी से आंसर करिए। 13 का बी होगा सर, 13 का क्या होगा? 13 का बी होगा, एकदम सही। हमने अभी इसके पहले ही बात की कि 1813 अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी में ही क्या किया गया था? मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी को खत्म कर दिया गया था। क्या किया गया था? मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी को खत्म कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार का पत्र किसे कहा जाता है? किसको भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार का पत्र कहा जाता है? बताइए जल्दी से। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार का पत्र किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। बताइए किसकी बात कर रहा है? 1833 की, 1858 की, 13 का क्या होगा? 1919 होगा। 13 का 1919 क्यों होगा? 13 का 1919 क्यों होगा बाबू? अभी इसके पहले ही मैंने क्या किया? आपको यहाँ पे समझाया था, बहुत बढ़िया आपको समझाया था, ये समझाया था नियामक, ये हमने बताया था कि इसमें ही क्या किया गया था। हमने अभी इसके पहले ही बताया था कि इसमें किनको बनाया गया था? कैनिंग जी को। अभी हमने बताया था कि इसमें ही क्या किया गया था? विलियम बेंटिंग जी को। आपने ही कैनिंग आंसर किया था। विलियम बेंटिंग जी को इसमें क्या किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। जो आंसर है 14 का वो क्या होगा? जल्दी से इसको आंसर करिए। 14 का डी कह रहे हैं मनीष जी, 14 का डी कह रहे हैं एग्जैक्ट। इसका आंसर क्या होगा? 1858 का महारानी का घोषणा पत्र। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में 1858 के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एग्जैक्ट इसका आंसर है। 1858 का जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है? देखिए हमको पता है कि 1857 में भारत की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 में ही क्रांति। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 में ही हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था? होने लगा कि क्या करें हम लोग, अपने मतलब अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि आप क्या करिए, शासन व्यवस्था को मेंटेन करिए। उनके कर्मचारियों के ऊपर से दबाव पड़ने लगा। इसी में ही क्या किया गया? सबसे पहले वायसराय के रूप में अब क्या किया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या क्या कहा गया? भारत का वायसराय कहा गया। और भारत का वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय के रूप में किनको कहा गया? जल्दी से आप लोग, पहला वायसराय कौन थे बताइए, कमेंट करिए। भारत के पहले वायसराय के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जल्दी से आप
कमेंट करिए। और जो क्या था शासन था उसको क्या हुआ, ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया था। जो शासन था, इनका प्रशासन था, उसको ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। और वायसराय के लिए क्या हुआ, एक सचिव, एक नया पद क्या किया गया, नियुक्त किया गया भारत सचिव के रूप में, ठीक है। और आगे जो सीधा नियंत्रण था वो ब्रिटिश संसद पे अब क्या हो गया, चला गया था, ठीक है। इसको स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना, लॉर्ड कैनिंग जी, एकदम एक्यूरेट आंसर आपने दिया। वारेन हेस्टिंग्स। दीपांशु जी आप ये बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बंगाल का गवर्नर, याद कर लीजिए, एक बार फिर से लिख लीजिए आपको अगर दिक्कत हो रही है। जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जी था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स जी। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स जी थे, ठीक है। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। जो भारत का गवर्नर जनरल, आप लिख लीजिए जल्दी से, भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग जी थे, ठीक है, बेंटिंग जी। और जो भारत का वायसराय के रूप में आए वो कौन है, कैनिंग जी आए। आप लिख लीजिए जल्दी से तीनों का। ये तीनों हर साल हर छोटे मोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक, चाहे एसएससी आरआरबी की बात करें, चाहे रेलवे, चाहे ग्रुप डी, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे आरओ की बात करें, देखिए आरओ में तो जरूर आप याद करिएगा, मिलाने के लिए आ जाएगा कि ऑप्शन ए को, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय दे देगा, और इसको क्या करिए, सूची को मिलाइए। तो ये क्या रहेगा, आप लोग क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 14 का डी होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। तो अभी हमने इसके पहले ही बात किया, किस अधिनियम में क्या किया गया, ताज ने ब्रिटिश प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। बताइए, अभी हमने जस्ट बात किया है, किस अधिनियम में ले लिया था। तो जल्दी से इसको आंसर करिए। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा स्पीड में ले चलते हैं। हमने पहले ही बताया कि अब क्लासेस को खत्म करना बर्डन हो गया है। अच्छा ठीक है, डिटेल्स 12 नंबर आपको बताना है। चलिए ठीक है, फिर से मैं 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूं। 18 निम्न में से कौन सा अधिनियम प्रांतों में उनकी शक्ति को विधायी से वंचित कर दिया गया। चलिए देखिए 12 नंबर जो आपका सवाल है, आपको डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करिए, पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कर डालिए। जो 12 नंबर सवाल है उसकी अगर हम बात करें तो अब क्या किया गया था, इसमें जो हमारा वो था कि गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां क्या थी, निहित थी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी को भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया था, और इनके ऊपर पूरी क्या की गई थी, सैन्य और नागरिक शक्तियां इनमें दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, देखिए मैं अभी बताया था ना, निम्न में से कौन सा एक अधिनियम है भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। तो कौन से दो के नाम लिया था मैंने, मद्रास और बम्बई। देखिए बार बार इसके पहले मैंने बताया मद्रास और बम्बई, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो जरूर मैं बताऊंगा। मद्रास और बम्बई दोनों का अधिकार क्या कर दिया गया था, छीन लिया गया था, वंचित कर लिया गया था। इसीलिए क्या किया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया था कि अब आप लोगों के पास अधिकार नहीं है, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो आप लोग क्या करिए, थंब का वो करिए और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे बढ़े अपने सवाल पे, 15 क्वेश्चन नंबर पे चले। ये हो गया, चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। निम्न में 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। चलिए इसका आंसर करिए, फिर मैं 1861 के अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, ठीक है। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा।
फिर इसके बारे में 1861 के अधिनियम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। पर इसका आंसर करिए जल्दी से। निम्न में से 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण करने का अधिकार था। उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार था। उपरोक्त तो सभी सख्त सही हैं। बताइए, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका क्लियर करिए, फिर मैं आपको नया पेज में 1861 अधिनियम के बारे में बताता हूं। अधिनियम नंबर 1861। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इसमें सबसे पहले अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? अध्यादेश जारी करने को अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसमें कैनिंग ने कौन सी पोर्टफोलियो प्रणाली विभागीय, मतलब कि अब क्या करा जाएगा, विभाग के रूप में क्या किया जाएगा, विभाग के रूप में क्या कार्यों का बंटवारा किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली बोलते थे। याद रखिएगा, ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लाई गई, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लाई गई, तो बताइए किसके द्वारा लाई गई थी? कैनिंग जी के द्वारा। कब लाई गई है? 1861 में। कब लाई गई? 1861 में। क्या लाई गई? पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। ये 1861, ये डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। स्क्रीन जल्दी ऑफ हो जा रहा है। ये था ये। इसके बाद अध्यादेश 1861 में ही क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी गवर्नर को दिया गया। 1861 में अध्यादेश भी जारी करने का अधिकार, और कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य जोड़े गए। और एक इंपॉर्टेंट कार्य, 6 से 12 सदस्य जोड़े गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या? 2 उच्च न्यायालय की स्थापना। क्या? 2 उच्च न्यायालय की स्थापना। अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए, बोलिए सर बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास लेके आए हैं, ठीक है। 2 उच्च न्यायालय की स्थापना किसकी? 2 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन से, कोई कमेंट करके बताएगा कौन कौन से 2 उच्च न्यायालय हैं? जल्दी से कमेंट लिखते जाइए बाबू, लिखना मत बंद करिए। अगर आप लिखना बंद कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, चीज़ें भूल जाएंगी। कौन से 2 की बात करेगा? 1862 में बॉम्बे और 1866 में इलाहाबाद। 2 उच्च न्यायालय कौन कौन से? 1862 में बॉम्बे और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। ये था आपका 1861 का अधिनियम। चलिए अब अपने सवाल पे चलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, ये गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसमें दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, कलकत्ता तो सबसे पहले किया गया था दीपांशु जी। कलकत्ता को इन्होंने क्या किया, 1773 में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय, या उसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, उसकी स्थापना कर दी गई थी। जो 2 न्यायालय थे, मुंबई और क्या थी, प्रयागराज था, ठीक है। इलाहाबाद आपका सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, ठीक है। प्रयागराज सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने पहले इसका आंसर बता दिया। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 16 का डी कोई कह रहा है, 16 नहीं, 16 का डी होगा। प्रांतों में स्थानीय विषयों पे कानून निर्माण का उत्तरदायी शासन की स्थापना। नहीं, 16 का जो आंसर होगा, वो जो होगा आप लोगों का, वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्या होगा, ए होगा। डी कैसे हो जाएगा, आगे जब बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की तब आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई? बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारत में मद्रास उसके बाद है। मद्रास देखिए 2 उच्च न्यायालय है, उसके बाद मद्रास है, ठीक है। तो ये बताइए निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई? बताइए जल्दी से।
क्या किस अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधि में, देखिए अभी हमने बात किया था ना 6 से 12 प्रतिनिधि, कुछ ऐसे हमने बात किया था। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? बताइए, कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। 6 से 12 की हमने कुछ बात किया था। हाँ जी, हमने 6 से 12 की बात किया था। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 18 नंबर का आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने इसके पहले ही देखिए, जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़े दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, आंसर करते रहिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ के बताइए। ठीक है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में कुल 7 सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। ठीक है, देखिए मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन भी नहीं दिख रहा होगा। एक क्या कह रहा है कि 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं। जो बी है वो कह रहा है कि 2 और 3 सही हैं। ठीक है, जो सी है वो कह रहा है कि 1 2 3 सही हैं। जो डी है वो कह रहा है कि कोई भी नहीं सही है। बताइए जल्दी से, कोई भी नहीं सही। क्या होगा आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर जरूर करिए। 18 का सी, जी 18 को सी ही होगा। इसका आंसर करिए पर आप जल्दी से। जो आपके सामने 19 सवाल है उसका आंसर करिए। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 2 3 होगा, 2 3 होगा, या 1 2 होगा, या कोई नहीं होगा? क्या होगा इसका आंसर? जो इसका आंसर ये होगा, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 से और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। बताइए इसका क्या सही है? 1 सही है। ये देखिए एक दूसरे के कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। कैसे कंट्राडिक्ट हो रहे हैं? कह रहा है इसमें क्यों 7 संख्या की गई, इसमें कह रहा है 6 से 12 की गई। या तो केवल 1 सही है या तो केवल बी सही है। यहीं से पड़क में मतलब आपके पकड़ में आ गया। तो क्या होगा? 1 बिल्कुल नहीं सही। सर ने पहले ही बताया कि 6 to 12 क्या किए गए थे? सदस्य किए गए थे। तो इसका मतलब जो और ये दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20वें नंबर पे पहुंचिए। जी दीपांशु जी एकदम सही है। दूसरे नंबर पे आप पहुंचिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या कह रहे? निम्न में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित है? बताइए। 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत लाया गया था। बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में उत्तरदायी शासन लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राज्यों में द्वैध शासन लाया गया था। बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका? ठीक है, जहां पे जरूरत होगी मैं बताया ना, मैं जरूर उसका एक्सप्लेन करूंगा आपसे। आपके कंफ्यूजन को मैं बताया ना कि अब ये क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इसमें आपको जब भी लगे, जहाँ पे भी कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई टर्मोलॉजी ना समझ में आए, आप कमेंट करिए। मैं सबके कमेंट को प्रॉपरली चेक कर रहा हूँ और उसका पूरा कन्फ्यूज़न क्या करूँगा, मैं दूर करूँगा। बस एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्लास क्लियर है ना एकदम? क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई भी दिक्कत आए तो आप मैसेज ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही। 1892 का अधिनियम था, उसमें निर्वाचन का सिद्धांत क्या किया गया था? लाया गया था। तो क्या है? 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहां जरूरत होगी मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। निम्न में से कौन से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार ने स्वीकारा? चलिए, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं? किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं? सबसे पहले सवाल ये आता है। मनीष जी एकदम सही है आप, और 20 का ए ही सही होगा। 21 का बताइए। 21 का आंसर करिए। पहले ये बताइए मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा, किस अधिनियम को कहा जाता है? और दूसरी बात ये है कि उदारवादियों में से कौन सी है? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की बात करता है, उत्तरदायी सरकार प्रारंभ करना, परिषदों के आकार का विस्तार करना, स्वराज्य पर विचार करना, किसकी बात करता है? बताइए जल्दी से। 21 का कह रहे हैं सर ए होगा। 21 का सर ए होगा। 21 का सर ए कैसे होगा आप बताइए हमको।
1 का ये कैसे होगा, ठीक है। 29 में सबसे पहले अगर 1909 की हम बात करें, किसकी बात करें, 1909 अधिनियम की बात करें, हम बात कर रहे हैं सर 1909 अधिनियम की, जहां मैं ज़रूरत होगा मैं आपको ज़रूर क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर 1909 के अधिनियम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। जो प्रयागराज से हैं वो मिंटो पार्क के बारे में ज़रूर सुने होंगे, चलिए नहीं सुने तो ज़रूर आज सर के मुंह से सुन लीजिए। हम इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है। मार्ले कौन थे, सचिव जी थे। मिंटो कौन थे, मिंटो जी क्या थे, आपके गवर्नर जनरल थे। मिंटो जी क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इसमें सबसे पहले ही क्या किया गया था, एक इम्पॉर्टेंट छपने वाला सवाल कि यहीं से ही सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई। अब सर सांप्रदायिकता क्या होती है ये बता दीजिए सर, सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता की सुधार कहाँ से की गई थी, यहीं से की गई थी। कहाँ से, 1909 के अधिनियम से। जी 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 1909 एकदम सही है, ठीक है। जो उसका डोमिनियन स्टेट नहीं होगा, उसका जो आंसर होगा भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप लोग। क्या होगा इसका सर, यहीं से सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि आप क्या होगा, जैसे मान लो कोई बहुल क्षेत्र में कोई बहुल है, हाँ, तो वहाँ से केवल वही व्यक्ति ही उसको वोट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए ये हमेशा सवाल, अभी आगे शायद आपका सवाल हो। क्या कह रहे हैं, इसका जो आंसर होगा निम्न में से उत्तरदायी में से कौन से एक मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई थी, तो बताइए जल्दी से कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। परिषदों के आकार को क्या किया गया, 1861 के बाद धीरे धीरे परिषदों के आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया गया था। तो जो परिषदें थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम पहुंचते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये देखिए ये तो लीक कर दिए सर, इसको ये सर के ऊपर जाता है लीक करने के लिए। सर ने क्या किया, ये सवाल को लीक कर दिया। निम्न में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया, बताइए। मार्ले मिंटो, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है तो मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब, पहली बार कब, बताइए कब किया गया, 1919 में, 1935 में, 1909 में, 1862 में, कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 में किया गया था, क्योंकि सर इसके पहले ही क्या किए थे, सर ने ऑलरेडी इसके पहले बता के रखे थे। देखिए आप लोग करते जाइए, मैं पेपर के पहले कह रहा हूँ ना आप लोगों के लिए पूरी तरह से, अगर मैं कह रहा हूँ कि पेपर के पहले मेरा पूरा प्रयास रहेगा घटना चक्र का हर एक सीरीज ले आना। 2 मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, 1-2 जो 2 बच रही हैं, बस तो 6 रही हैं, लेकिन 4 और अभी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं जल्द कराऊंगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए, बताइए किस अधिनियम के अधीन बनाए गए थे, ठीक है। देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन दे रहे हैं क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 119 जोड़ लीजिए, क्या जोड़ लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर किए दे रहा हूँ, इसमें आप लोग 2 ऑप्शन अपने जोड़ लीजिए, सी जोड़ लीजिए 1919 का अधिनियम, 1919 अधिनियम, ठीक है, और एक आप जोड़ लीजिए 1935 का अधिनियम। क्या जोड़ लीजिए, 1935 का अधिनियम, ठीक है। जल्दी से इसको जोड़ लीजिए और फिर बताइए क्या सही होगा इसका, जल्दी से फिर आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते तो इससे सर को समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर है ये
क्वेश्चन नंबर 24 है ये। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। क्या आंसर सही होगा इसका? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे किसकी? भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिखते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नहीं, जी जी ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं क्या करता हूँ बोलते जा रहा हूँ कि जो भारत उसको हम क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुझाव बोलते हैं, ठीक है, सुधार बोलते हैं। जो भारत के राज्य सचिव थे वो क्या थे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1919 अधिनियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1919 का अधिनियम थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1919 का अधिनियम, इसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू, इसको हम बोलते हैं सर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब मोंटेग्यू क्या थे? राज्य सचिव थे। क्या थे? राज्य सचिव जी थे ये। और जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो कौन थे? चेम्सफोर्ड जी वायसराय थे। क्या थे? वायसराय जी थे। वायसराय जी थे। कौन थे? वायसराय जी थे। इसको हम 1919 के अधिनियम के रूप में जानते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और 1935 1919 के अधिनियम के जानते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, प्रांतों में द्विशासन, द्विसदनीय और दो शासन, ठीक है। अच्छा, जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वैध शासन क्या होता है? इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ये सवाल आपके छप सकता है, लिख लीजिए। द्वैध शासन, द्वैध शासन की बात कर रहे हैं हम, ये आपका छप सकता है कि द्वैध जो शासन है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो लियोन, कौन, किसने शुरू किया था? लियोन। और आगे का नाम आप लोग बताइए, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है। क्या नाम था उनका? लियोनस कार्टियस। क्या नाम था? लियोनस कार्टियस। क्या नाम था? लियोनस कार्टियस, ठीक है। उन्होंने ही द्वैध शासन की। अब द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे क्या हो, विधान परिषद विधानसभा दोनों क्या आ जाएं, उसी को हम द्वैध शासन के रूप में समझते हैं। इसका मतलब ये हो लोकसभा और राज्यसभा की। अगर हम स्टेट की बात करें तो विधानसभा विधान परिषद, अगर हम केंद्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? विधानसभा, वो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके जो जनक थे वो लियोनस कार्टियस थे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख रहे होंगे, राज्य की दो सूची लाई गई। क्या लाई गई? दो सूची, जो आज भी हमारे संविधान में ये पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा सूची का प्रावधान किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? अभी आगे सवाल आएगा, आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वो तो क्या होगा वहाँ पे, तो आगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर वो क्या होगा, ठीक है। तो ये बताइए, जो सूची दो लाई गई है, अभी मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है दीपांशु जी। राज्य, थोड़ा ये विषय क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्या होगा ये? देखिए, राज्य के लिए और केंद्र के लिए दो सूची लाई गई। राज्य और केंद्र के लिए दो सूची लाई गई, ठीक है। ये 1919 के अधिनियम में लाई गई, ठीक है। 1919 के अधिनियम में लाई गई। और क्या हुआ था? सीएजी का प्रावधान, सीएजी का भी प्रावधान 1919 के अधिनियम पे ही लाया। नोट करते जाइए, आप लोग लिखते जाइए, छोड़िए नहीं, ठीक है ना। और आगे क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था वो भी इसी समय आया था। उसको हम क्या बोलते हैं? ना कोई अपील, न दलील, न कानून, और इसको हम काला कानून के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। द्विसदन हुआ था कहाँ कहाँ पे, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ये था 1919 की बात है, ठीक है। ये किसकी बात की हमने? 1919 के अधिनियम की। आप अपने सवाल पे चलते हैं।
क्या कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक, अब क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको बढ़ाया गया। अब इसमें क्या किया गया, ईसाइयों को भी जोड़ा गया, आंग्ल भारतीयों को, किसमें, 1919 के अधिनियम में। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन, ये MPPCS 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, MPPCS 2020 में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन दिख रहे हैं सब, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या होगा, 1934 होगा, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, ये लीजिए, क्या होगा, 1934 होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए 26 नंबर का, 26 नंबर का क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ, एक सवाल पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, कि ये दीपांशु द्विवेदी जी का सवाल है। तो देखिए 1919 की बात है, और 1919 में कौन थे, हमने अभी आगे ही बात किया था कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जी, अभी हमने बात किया ना कि 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जी को क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के रूप में लाया गया था। तो वही उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। देखिए जब भी गवर्नर जनरल के बाद पूछे तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा चीज़ें, और आंसर सही हो जाएगा। ये सवाल है 26 नंबर, 26 नंबर को जो ऑप्शन होगा वो लास्ट, जी दीपांशु जी एकदम सही कह रहे हैं, जी चेम्सफोर्ड ही होंगे। जो आंसर होगा वो 45 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। 1919 के अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, 1919 के अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भारत की कह रहा है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया, भारत में संघीय शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। क्या क्या सही है बताइए जल्दी से, इसका कमेंट करिए। 27 नंबर सवाल है, सही क्या सही है। अभी हमने बताया केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, कौन कौन से दो सदन थे बताइए जल्दी से, केंद्र में कौन कौन से दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा की बात किया था। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया, अभी इसके पहले भी हमने बात किया था। लेकिन इसके बाद ये बताइए संघीय शासन की प्रणाली की आरंभ किया गया था क्या, इसमें संघीय शासन कब किया गया था, संघीय शासन किया गया था 1935 में किया गया था, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम में किया गया। तो 1935 का जो अधिनियम था हम इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। जब अगर नंबर आएगा तो 1935 के अधिनियम की भी बात करेंगे, तब हम बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या किया गया था। तो इसका आंसर क्या सही होगा, 1 और 2 सही होगा। तो 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। किसी ने आंसर किया 19 का सी। 19 में आप कहाँ अटके हुए हैं, 27 क्वेश्चन चल रहा है। मनीष पटेल जी आप 19 में कहाँ पहुँच गए, 19 तो कब के ख़त्म हो गया, 19 का बी होगा। 19 आप लोगों को दिख रहा है, अच्छा 1919 लिखा है, क्वेश्चन का नंबर नहीं दिख रहा है, अच्छा ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ की गई थी, ठीक है। द्वैध शासन की अगर बात कर रहा है तो किसके शासन में प्रारंभ की गई है बताइए जल्दी से, द्वैध शासन किसके। अब द्वैध शासन के बारे में हमने थोड़ा सा बात कर लिया, अगर कहे तो और थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, ठीक है। अब द्वैध शासन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं।
द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन का मतलब ये है कि केंद्र भी शासन करे और राज्य भी शासन करे। जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि इसमें केवल केंद्र नियम बनाए तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र के विषय में दे दिया जाए। और अगर आपको लगता है स्वास्थ्य, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्वास्थ्य केवल क्या किया जाए, राज्य बनाए उस पर, तो अब क्या करना है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें डिमांड है। जैसे अगर सरकार किसी भी चीज़ में बनाएगी तो वो पूरे स्टेट को देख के काम करेगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है अगर वो कोई नियम बनाएगा तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में ही सोच के बनाएगा। तो इसी को हम द्विशासन बोलते हैं। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि राज्य भी अपना अलग कुछ विषय दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें से दो विषय, आरक्षित विषय और क्या होता है, हस्तांतरित विषय। दो प्रकार के विषय, जैसे कि हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, दो विषय को उन्होंने डिवाइड किया था। ओके, तो इसका दीपांशु जी कह रहे हैं 1935 होगा सर, 1935 होगा द्वैध शासन। द्वैध शासन 28 का 1935 होगा। 28 का 1900 सर कह रहे हैं 35 होगा। 1935 होगा। दीपांशु जी अभी आपको अभी इस छड़ी से पिटाई करूंगा मैं, इसमें से, ये वाली से, पेन से। अभी मैंने बताया कि द्वैध शासन की क्या हुआ, 1919 शुरू किया गया था। 1919 को ही हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। मार्ले मिंटो को हम 1909 बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 28 का सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसके बाद भी अंकित सर की क्लास है। ठीक है, 1919 होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 30वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम में से 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, बताइए। देखिए 1919 से आपके सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। 1919 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो 1919 और 1935 का अधिनियम क्या होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए सर, मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी उसका छूटना नहीं चाहिए। बताइए, प्रांतों की कार्यपालिका सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। बताइए क्या सही है, दो सही है क्या सर, इसमें दो सही है क्या। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब की गई थी, कौन बताएगा कमेंट में, किस अधिनियम के द्वारा की गई। अभी जस्ट पहले ही बताया कि जो मुसलमान लोग थे उनको 1909 के अधिनियम पे सांप्रदायिकता निर्वाचन मंडल का क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा। तो इसमें ऑप्शन वो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर 2 गलत हो जाएगा तो जिसमें 2 है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और ये दोनों क्या है, हमने अभी पढ़ा सर के द्वारा कि द्वैध शासन लाया गया, द्वैध शासन लाया गया और क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों को 2 पार्ट में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब देता है। ठीक है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, फिर वही दोबारा बार बार रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, लेकिन हमने आपसे कहा है कि हम क्या करेंगे, एक भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं, तो सवाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 31 का क्या सही होगा आप लोग बताइए, 31 का क्या सही होगा, 31 का क्या सही होगा, 1919 सही होगा क्या, 1909 लिख रहे हैं मनीष पटेल जी, आपकी तो पिटाई होनी चाहिए मनीष पटेल जी। ठीक है, 1909 क्यों होगा, इसका मतलब ये है सर की मेहनत पे आप लोग पानी फेर रहे हैं। हाँ, नहीं, 1909 किसी भी आधार पे नहीं होगा, 1919 इज द राइट आंसर। ये बताइए 1915 में कौन सा एक्ट आया था। हाँ? मतलब ऑप्शन भी ऐसे बनाए गए कि आसानी से आप लोग पकड़ लें। ठीक है जी, जी दीपांशु जी एकदम सही होगा। इकतीस का कह रहे हैं सर, 1935 होगा।
क्या आपको बताएं, 31 का 1935 होगा? कितनी बार बताएं बार बार कि दुसदनी जो विधायिका थी उसको 1919 के 31 में 1935 ऑप्शन ही नहीं था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, क्या ऐसी बात हुई थी? न्यायपालिका और विधायिका को लेके क्या ऐसी बात हुई थी? न्यायपालिका और विधायिका को लेके केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता की बात किया था, या भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसराय की शक्तियों के बारे में बात किया था, या उपर्युक्त में से किसी में की बात नहीं की गई थी? बताइए 32 का आंसर क्या होगा? आप लोगों को वही बार बार बता रहा हूं कि जो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता का बंटवारा किया गया, इसमें शक्तियों को 2 पार्ट में हस्तांतरित और क्या किया गया था? आरक्षित के रूप में बंटवारा किया गया था। हाँ, तो दोनों की 31 में केंद्र दिया हुआ सर, नहीं केंद्र में, तो केंद्र की ही तो बात कर रहे थे हम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, उसमें आप देख लीजिए 31 में 1935 का ऑप्शन भी नहीं है। ये देखिए 1915 ऑप्शन है, 1961 है, 1971 है, 1919 है। अभी हमने बताया केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था इसी में लाई गई, क्या? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये MPPCS UPPCS मेंस में दोनों में भी पूछा गया सवाल है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत के लिए उच्चायुक्त के लिए, चलिए इसका आंसर करिए, 33 का आंसर करिए, 33 का आंसर करिए। भारत में उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? जल्दी से इसका आंसर करिए, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? मार्ले मिंटो, मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड, रैमसे। अब ये बताइए, ये कौन नहीं बता पाएगा? अब इसका सबसे मुझको करेक्ट आंसर चाहिए, इसका मुझको सबसे करेक्ट आंसर चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए जल्दी से हमको क्लासेस, आप क्या करना है, पेपर अगर 22 अक्टूबर को ही होगा तो हमको घटना चक्र की सब सीरीज़ को जल्दी कराना है, और जल्दी कराना है इसका मतलब 22 अक्टूबर तक पूरी ख़त्म कराना है। ठीक है, लगातार आप जुड़े रहिए। मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, घटना चक्र की सब सीरीज़ को पूरा जल्दी आपको हमारे नॉक्टर्नल एस्पिरेंट पे जल्दी से ही पूरा कराया जाएगा। तो जिसका आंसर होगा 34 का, यस एग्जैक्ट, इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रांतों 35 क्वेश्चन आ गया, 35 आ गया। प्रांतों में देखिए प्रवीण लाल जी, आप अगर इतना लेट आएंगे क्लास में तो ये क्लास की क्या होगी, ये क्लास के लिए आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप समय पे आइए, समय पे जुड़िए। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई हैं? क्योंकि आप अगर क्लास में जल्दी नहीं आएंगे, इसके बाद आप दोबारा लाइव में नहीं देखेंगे तो आप दोबारा क्लास नहीं देखते हैं। मुझको पता है आप लोग दोबारा बहुत होशियार स्टूडेंट हैं, आप लोग दोबारा क्लासेस नहीं देखते, इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम लाइव में लगातार जुड़ के आप क्लासेस देख लीजिए। मैं आप बता दियो 12 बजे का मतलब 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे आपकी क्लासेस आने लगेंगी, उसमें कोई भी टाइमिंग का मिसमैच नहीं होगा। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई? 1919, 1935, 1909, 1892। क्या आंसर सही होगा इसका? सर कह रहे हैं 35 का ए होगा, सर कह रहे हैं 35 का ए होगा, एकदम सही। 35 का क्या होगा? 35 का
ए होगा। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, सेम वही रिपीट कर दिए, कोई बात नहीं। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था, बार बार वही चीज़ क्या कर रहा है। अच्छा इसमें पूछ रहा है कि ये बहुत बढ़िया सवाल आ गया। चलिए बताइए किस समिति के आधार पे किया गया, बताइए जल्दी से इसका आंसर करिए। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक के अधिनियम की गई, संस्तुति की गई? मुंडीमैन समिति, सप्रू समिति, साइमन आयोग, बटलर आयोग, किसके द्वारा की गई बताइए जल्दी से, किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर जरूर लिखिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा 36 का ऑप्शन जरूर लिखिए और बताइए किसके द्वारा की गई है। ठीक है 36 क्वेश्चन है, 36 क्या कहता है, इसका क्या सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहां पे आवश्यकता होगी मैं आपको वहां पे कराते जाऊंगा, डिटेल बताते जाऊंगा। ठीक है 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी, क्या बातें थी? 19 प्रांतों में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, इसके बाद स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ए और बी उपर्युक्त सभी गलत हैं। क्या सही होगा? क्या सही होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है कि दोनों पे प्रशासन में भारतीयों का संपर्क भी बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास भी किया जाए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? ये देखिए उसका प्रकाशन कब हुआ, बताइए जल्दी से, कब हुआ था? आप लोग आंसर करिए, उसका कब हुआ था? कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते जाइए, मैं ठीक है अच्छा टिक करते जाता हूं। तो जो इसका प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए दुशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? जल्दी से कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो हमको क्या रहेगा, जानकारी पता चलती रहेगी कि आप लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, हमको लगता है कि आप लोग सो रहे हैं। अभी आज तो क्लास 1 घंटे भी नहीं हुई है, अभी से आप लोगों को नींद आने लगी। ये गलत बात है, नींद नहीं आनी चाहिए। नींद अगर आएगी तो मसला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए दुशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों में विभाजित थे। राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से एक नियुक्त मंत्री थे और आगे राज्यपाल के पास बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी। क्या कौन सा सवाल नंबर है? 39 का क्या सही होगा? जल्दी से आंसर करिए। 39 का 38 का डी होगा। चलिए आगे इसका आंसर करिए, इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर कमेंट नहीं करेंगे फिर मेरी एनर्जी क्या होने लगती है, लो होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है लेकिन आप लोगों को हमारी मेहनत का कोई फर्क नहीं पड़ता, सर की मेहनत का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगातार आप लोग कमेंट करते रहा करिए, कमेंट पे बिल्कुल ना चूका करिए। ठीक है चलिए, प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संविधिक नियम बनाए गए वह था, कौन सा अधिनियम था? जल्दी से बताइए, वो कौन सा अधिनियम था? 40 का जल्दी से आंसर बताइए, वो कौन सा था? 1919 था सर। दीपांशु जी द्विवेदी जी मैसेज कर रहे हैं जी, 1919 था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए अगले पे हम चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 का
क्या प्रमुख अनुशंसा थी? प्रांतीय शासन पर जन सामान्य की सीमित नियंत्रण, प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार ना होना। 41 का क्या सही कह रहा है? प्रांतीय शासन में जन सामान्य की सीमित क्या था? प्रांतीय शासन में जन सामान्य की सीमित नियंत्रण था, प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति थी, शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण था, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं थी। तो क्या था इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहां जरूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कराऊंगा। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं का प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती थी? बताइए। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत अंतरिम संविधान आदेश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 42 का आंसर करिए जल्दी से। 42 का क्या आंसर होगा? जल्दी से आप लोग 42 का आंसर करिए और बताइए क्या सही होगा। ठीक है, 42 का सर ए होगा। मनीष पटेल जी कह रहे हैं सर 42 का ए होगा। एग्जैक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आप लोग भ्रम में बिल्कुल ना जीजिएगा कि 1947 के अधिनियम ये लास्ट में आया तो इस अधिनियम के द्वारा ये भारत का क्या हुआ है? 1935 का जो अधिनियम था, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 1935 के अधिनियम पे। इसमें 310 अनुच्छेद थे। इसको 10 भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था और उसमें से 221 अनुच्छेद आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। मैं बता रहा हूँ जहाँ पे क्या होगी ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। द्वैध शासन का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। इसमें इस संविधान में द्वैध शासन का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया। ठीक है। सचिव पद, जो सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया। जो सचिव का पद था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है। सांप्रदायिकता का और विस्तार किया गया। अगर आपको लिखना हो तो लिखते जाइए। सांप्रदायिकता का क्या किया गया? विस्तार किया गया। और बर्मा को अलग राष्ट्र के, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, ये आ जाएगा कि बर्मा जो म्यांमार था किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा को क्या किया गया? अलग किया गया। ठीक है। सिंध, उड़ीसा 1937 में अलग क्या हुए? राज्य के रूप में आए। ठीक है। देशी रियासतें 2/3 होनी चाहिए इसमें बताया गया। और आरबीआई अधिनियम 1934 जो आया वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही आया था। ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही आया था। दास्ता का पत्र जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि इसको हम दास्ता का पत्र या ब्रेक रहित इंजन कहेंगे। ठीक है। जवाहरलाल जी ने पीटी जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिना ब्रेक के इंजन है ये। और याद रखिएगा एक सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो क्या था, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1935 अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। देखिए जब 1935 की बात आई तो मैंने 1935 के बारे में बता दिया। अगर किसी को और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्त नहीं था? क्या नहीं था? केंद्र में के साथ ही राज्य में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ। क्या था बताइए? याद रखिएगा आप लोगों से सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं था? ठीक है। केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैध शासन नहीं। इसने क्या किया? राज्य में द्वैध, अभी हमने पढ़ा, राज्य में क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है। किस में खत्म किया गया था? राज्य में खत्म किया गया था कि केंद्र में खत्म किया गया था? जल्दी से आप बताइए। और 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। कौन से 6 प्रांत थे? बंगाल, याद रखिए, लिख लीजिए, लिखना हो कहीं पे। बंगाल, बम्बई और मद्रास, बिहार,
संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत असम। ठीक है, 6 प्रांतों में क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। इसका मतलब केंद्र में क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। और राज्यों में क्या हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्विशासन व्यवस्था नहीं थी। क्या किया गया, केंद्र में खत्म कर दिया गया और 6 राज्यों में द्विशासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। कौन कौन से 6 राज्य थे, लिख लीजिए, लिखना हो अगर आपको लगे। कौन कौन से 6 राज्य थे बताइए, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और कौन से थे, संयुक्त प्रांत और बिहार। संयुक्त प्रांत कौन था, अवध। अवध मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ के आप लोग वासी हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना, अभी हमने पहले ही बात की, हमने और एक बात देख ली, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 के अधिनियम पे ही किया गया था। क्योंकि ये सही है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल था, प्रांतीय स्वायत्तता थी, अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना 1935 के अधिनियम पे किया गया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्न में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया। संघीय न्यायालय की बात कर रहा है। संघीय न्यायालय की रचना भारत सरकार अधिनियम 1900, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ दीपांशु द्विवेदी जी, आपको कहीं नहीं जाना। मेरे चैनल पे मैं खुद पॉलिटी की मैराथन अगले संडे को, याद रखिएगा, इतनी बेहतरीन पॉलिटी आपको साथ लेके आऊँगा। आपको लगेगा कि सर हमने क्या किया, मजाक मजाक में पॉलिटी के। मैं ये नहीं कहता कि एक मैराथन में मैं पूरी पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि जो लगातार जुड़ा रहेगा मेरे साथ, इतना समझ लीजिए, जो लगातार जुड़ा रहेगा पॉलिटी, मैं इतना तो गारंटी लेता हूं कि आपकी पॉलिटी से एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। चाहे 2024 के पीसीएस प्री की बात करें, चाहे 2025 के पीसीएस की। अब बताइए, अगर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का, मैं 2019 में जब यूपीएससी का दिया तो मेरे पॉलिटी में एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं हुए। मेरे दोस्त थे, सब दे के आए, वो बोले सर ये बताइए, ये सब लोगों के दिमाग में आया कि उसमें एक सवाल आया था 2019 में कि मनपसंद विवाह करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है। तो हमारे जो ज़्यादा तक दोस्त थे उन्होंने सब 19 आर्टिकल मार के आए थे, क्योंकि 19 ही क्या करता है, 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रता देता है, बोलने की, टहलने की। तो जितने दोस्त थे सब क्या कर रहे थे, 19 मार के आए, लेकिन जो उसका आंसर हम मार के आए थे वो 21 मार के आए थे। उसका कारण भी था कि उस समय वो न्यूज़ में था। तो मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी में 2019 में मैं दिया था, एक भी सवाल मेरे क्या होते, पॉलिटी से नहीं गलत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नॉक्टर्नल एस्पिरेंट में जो भी कुमार योगेंद्र सर से पॉलिटी पढ़ेगा, उसके पॉलिटी के सवाल एक भी गलत नहीं होंगे। हाँ, कुछ एक आध सवाल जो होते हैं वो दिमाग लगाने वाले होते हैं। अब अगर आप आते हुए पढ़ाए हुए सवाल गलत करके आते हो तो उसमें सर की गलती नहीं है। लेकिन अगर क्या करते हो आप, सर क्या करते हो, अगर सर पढ़ाए हो ना, ये ना पढ़ाए हो, तो मैं मानूं कि हाँ कह दीजिए आके कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था। देखिए एक आध सवाल वो बनाते हैं ऐसे सवाल जो आपके कॉमन सेंस से सॉल्व होता है, अदरवाइज पॉलिटी के एक भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। मैराथन पे लगातार आप बने रहिएगा और देखिएगा पॉलिटी के एक भी सवाल आपको गलत नहीं होने देंगे। तो जो इसका आंसर होगा, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1935 में उल्लिखित किया गया था। क्या उल्लेखित किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रचार किया गया था। हमने बताया ना कि इसमें क्या किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया था सर, बढ़ाया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 48 है ना, 48 है। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, इसका क्या सही होगा, आंसर करिए बस। फिर उसके बाद संडे को आप जुड़े रहिएगा। संडे को एक मेरी पॉलिटी की मैराथन आएगी, उसका जो टाइमिंग है मैं आपको डिनोट कर दूंगा, बता दूंगा जल्दी अपने क्लास में। आप लोग मेरे से तो जुड़े ही रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पॉलिटी जो मेरे से पढ़ लेगा दोबारा वो क्या करेगा, आप लोग अब आगे क्या ही कहूँ मैं, आगे आप लोग खुद समझेंगे, बस क्लास में बने रहिएगा बस। बताइए इसका आंसर क्या होगा 48 का, सर सी नहीं होगा सर डी होगा। ए बी और सी तीनों सही हैं सर। इसके क्या सही हैं,
तीनों सही हैं। और जल्दी मैं बता रहा हूँ हमारे सर्वेश सर द्वारा मैराथन क्लासेस लाई जाएंगी जल्दी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा, ठीक है। भारत शासन में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, वही बार बार सवाल आ रहा है, वही बार बार उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, समवर्ती सूची पहली बार लाई गई थी, बताइए 50वें वाले का। समवर्ती सूची पहली बार किस अधिनियम के द्वारा लाई गई थी? पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, कब की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। कब की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब क्लासेस ओवर करने का समय आने वाला है। नहीं क्या करेंगे सर, आपके अंकित सर इसके बाद क्लास लेके आएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको अंकित सर की क्लासेस करना है तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, उसके बाद अंकित सर आपकी क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? 52 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषताएं थी। प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध स्वशासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। क्या सही होगा इसका आंसर? बताइए 52 का। 52 का जल्दी से आंसर करिए, क्या सही होगा 52 का? क्या सही? चारों थे इसमें ऑप्शन 52 में। यस, 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा 53 निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये तो था। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की, प्रावधान की, ये भी था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। क्या ऐसा था कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए? बताइए, 2 में बता दिया। नेक्स्ट क्लास होगा सर, नेक्स्ट क्लास आपका किसका है? बिहार पीसीएस का है। अगला जो क्लास है वो सर का बिहार पीसीएस का है, ठीक है। अगला जो हमारे सर का अंकित सर का क्लास है वो बिहार पीसीएस का है। आप लोग क्या कर रही है? बिहार पीसीएस के लिए अंकित सर को से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। अंकित सर की बिहार पीसीएस की क्लास है, आप अंकित सर से जुड़े रह सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही। इसने क्या किया? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया और अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। क्या किए गए? अवशिष्ट जो विषय थे वो किनको आवंटित किए गए? प्रांतीय नहीं, उसको हम क्या किए गए? केंद्र को आवंटित किए गए थे, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो डी इज द राइट, यही नहीं सही था, डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ये देखिए, ये दोबारा रिपीट हो गया। निम्न में से किस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए। हाँ, 57 का क्या सही होगा? 57 का डी इज द राइट आंसर। 57 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1935 का अधिनियम होना चाहिए था, लेकिन 1935 का अधिनियम नहीं है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया? तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 61 में। 50। यस यस, एकदम सही। मनीष पटेल जी आप एकदम सही हैं। दीपांशु जी कहाँ गए? हाँ, नींद में चले गए क्या? चलिए 35 1935 का क्या था? 1935 का भारत शासन अधिनियम इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र और द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई? तो वही बात, केंद्र और द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम में की गई थी? बताइए जल्दी से। अब जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए, किसमें केंद्र और किस उसमें क्या किया गया था? बताइए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किसमें स्थापित की गई थी? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। जो भी आंसर नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी। 6 का क्या होगा? जल्दी से बताइए 6 का क्या होगा? आंसर करिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। कह रहे हैं मनीष पटेल जी 6 का सर डी होगा। और आपका दीपांशु जी आपका क्या कहना है? आपका क्या कह रहा है सर? 58 का
डी होगा, 6 का ए होगा। जल्दी से आंसर करिए, 6 का क्या होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, जितना मैं क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसके सिवा आप कहीं पे देख लीजिएगा, इतने हार्ड इतने आसान क्वेश्चंस कहीं पे नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, आपके लिए इतना सफिशिएंट है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है, आपके लिए इतने में हो जाएगा, एकदम सही है। एक जो इसका आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। देखिए लगभग समय 1:40 हो रहा है, फिर क्लासेस हमारी ख़त्म करने का समय भी लगभग नज़दीक आ रहा है, क्योंकि 2 बजे तक हमको क्लास ओवर कर देनी। देखिए आज हमने जल्दी से लगभग 60 सवाल के आसपास ख़त्म कर लिए। चलिए ये बताइए 3 का क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जल्दी से इसको बताइए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, सुमेलित करना है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 में कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से, आप लोगों को दिख रहा है ना, नियंत्रण परिषद दिख रहा है ना, दिख तो रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 3 का कौन सा सही होगा ये बताइए। क्या होगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना हमने बात कर ली, कब आया था नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरे में, मतलब बी का ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। फिर बी का क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 में की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों की कब की गई थी, सी का क्या होगा 3 होगा, और 4 का डी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, यस यस मनीष पटेल जी, यस, थोड़ा नीचे कर दीजिए। चलिए अब इसका आंसर मैं बता दिया हूँ, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए अब दिख रहा है, संघीय न्यायालय, ये दोबारा आपका क्या हो गया, रिपीटेड सवाल हो गया, क्या हो गया, रिपीटेड सवाल हो गया। संघीय न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम में की गई, जल्दी जल्दी क्लियर हो गया, ओके क्लियर है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए इसका, हाँ। और याद रखिएगा इसके बाद अंकित सर बिहार स्पेशल की क्लास ले आके आ रहे हैं, जो बिहार स्पेशल वाले हैं जुड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। अंकित सर अभी आपकी क्लासेस लेके आएंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 का कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी, 1935 में था ना, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा तो इसका मतलब 1935 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय वही दोबारा 1935, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, 1935 एकदम सही। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, बताइए केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, जल्दी से कमेंट करिए, किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था। 5वें का सी होगा सर, 5वें का सी होगा सर। और सवाल बचा, एक और सवाल है, निम्न में से किस ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, कहाँ पे भारतीय वो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी बताइए। 8वें नंबर का आंसर किस सब्जेक्ट की क्लास होगा सर, बिहार स्पेशल की होगा, बिहार स्पेशल, बिहार पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस की सर क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है, बिहार पीसीएस की, ठीक है, सर की जो क्लास होगी वो बिहार पीसीएस के लिए होगी, बस आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक है। आंसर दीजिए जल्दी से, 5 का सी होगा। 8 का क्या होगा, 8 का प्रांतीय स्वायत्तता, भारत में ब्रिटिश प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है, किसकी बात करता है, 1919, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक सवाल और रह गया, बताइए इसका क्या होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतों की कार्यप्रणाली में सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था केंद्र द्वारा हुआ है। देखिए मुसलमान वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुसलमानों के लिए 1900 क्या हुआ था, 9 में लाया गया था, तो बी सही, गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, आज की क्लासेस यहीं ओवर करते हैं। जैसे आपको पता है मंडे में सर क्या करेंगे, पॉलिटी लेके आएंगे, ट्यूसडे को हिस्ट्री लाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर और इसके बाद मैराथन आएगी। ठीक है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अंकित सर की क्लास होगी 2 बजे से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बिहार इस PCS के लिए आप उसको क्या करिए, देखिएगा। ठीक है, लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए काम ही आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।